एलिमेंट्स ऑफ माइनर सर्जरी एंड ड्रेसिंग। पहले देखेंगे माइनर सर्जरी होता क्या है। माइनर सर्जरी इन्वेसिव ऑपरेटिव प्रोसीजर है जिसमें कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन या कनेक्टिव टिश्यूज को कट किया जाता है या इंजरी हुई रहती है उनमें। और मैक्सिमम केसेस में माइनर सर्जरी उसको कहते हैं जो लेप्रोस्कोपिकल या आर्थ्रोस्कोपिकली करते हैं, जिसमें स्मॉल इंसिजन्स करते हैं जिससे कि टूल्स, सर्जिकल टूल्स जो हैं वो बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जा सके, कैमरा इंसर्ट किया जा सके, जिससे डॉक्टर अपना प्रोसीजर जो भी उसको सर्जरी करनी है प्रोसीजर अपना बहुत ही आराम से कर ले और उसमें एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ टिश्यूज डैमेज ना हो। और इसमें जो रिस्क है, इन्फेक्शन के रिस्क हैं, माइनर सर्जरी की बात करें, इन्फेक्शंस के जो रिस्क हैं वो भी कम रहते हैं और इसका रिकवरी टाइम बहुत कम रहता है। माइनर सर्जरी के रिकवरी टाइम बहुत कम होते हैं। इसमें आउटर मोस्ट पोर्शन ही अफेक्ट होता है और ये कोई भी स्कार, बहुत कम ही केसेस में स्कार छोड़ जाते हैं, बाकी स्कार इसमें नहीं दिखेंगे। माइनर सर्जरी ये ऐसे किया जाता है। माइनर सर्जरी देखा जाए, इट इज़ एन इन्वेसिव ऑपरेटिव प्रोसीजर इन विच ओनली द स्किन और द म्यूकस मेम्ब्रेन and connective tissue is cut out or injured. Minor surgeries are programmed without general anesthesia, respiratory assistance. माइनर सर्जरीज को कभी कभी विदाउट एनेस्थीसिया भी करते हैं या रिस्पायरेटरी असिस्टेंस, सांस के लिए भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आर्टिफिशियली किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है सांस के लिए। तो अब इसमें थोड़ा सा देख लेंगे माइनर सर्जरी के एग्जांपल्स क्या हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं। डेंटल रेस्टोरेशंस, सर्कमसिजन्स, ब्रेस्ट बायोप्सी, आर्थ्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, बर्न एक्सीजन और डेब्रिडमेंट प्रोसीजर्स और कैटरैक्ट सर्जरी, ये सब माइनर सर्जरी के एग्जांपल्स हैं कुछ। अब इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग, मेजर सर्जरी क्या होता है। मेजर सर्जरी, इसमें बॉडी को ओपन किया जाता है और सर्जन वहाँ तक पहुँचता है। ओपनिंग के बाद सर्जन वहाँ तक पहुँचता है जहाँ पे उसको काम करना रहता है, उस टिश्यू के पास पहुँचता है जहाँ उसको काम अपना परफॉर्म करना रहता है। और ये मेजर ट्रॉमा में करते हैं। मेजर ट्रॉमा में बहुत ही ज़्यादा चोट लगी रहे या फिर कोई बड़ी बीमारी रहे तब करते हैं। इसमें रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं इसमें। इसकी रिकवरी पीरियड बहुत ज़्यादा रहती है और ये मेजर स्कार या लार्ज स्कार छोड़ जाते हैं बॉडी पे सर्जरी, आफ्टर सर्जरी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सीजरियन सेक्शंस, ऑर्गन रिप्लेसमेंट, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, फुल हिस्टेरेक्टमी, हार्ट सर्जरी, बैरियाट्रिक सर्जरीज, मेजर सर्जरी और माइनर सर्जरी में अगर डिफरेंस देखा जाए तो मेजर सर्जरी मोर एक्सटेंसिव रिसेक्शन इज डन, माइनर सर्जरी स्मॉल इंसिजन आर मेड। मेजर सर्जरी की बात करें, जैसे अभी हम बता रहे थे, मोर एक्सटेंसिव रिएक्शन इज डन, माइनर सर्जरी स्मॉल इंसिजन आर मेड, कॉज डैमेज टू द टिश्यू, नो एक्सटेंसिव डैमेज टू द टिश्यू, a high risk of infection, the risk of infection is low, extended recovery period, recovery time is shorter। अभी बता ही रहे थे इसका रिकवरी पीरियड, मेन डिफरेंस रिकवरी टाइम का है, रिकवरी पीरियड का है। मेजर में रिकवरी बहुत स्लो होता है, बहुत देर तक होता है, बहुत ज़्यादा दिनों तक लेता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है। और माइनर में रिकवरी के लिए टाइम बहुत कम लगता है। इन्फेक्शन के रिस्क मेजर में ज़्यादा है और माइनर में कम। डैमेज ऑफ टिश्यू मेजर सर्जरी में होता है और माइनर में ऐसा कुछ नहीं रहता है। मोर एक्सटेंसिव रिसेक्शन इज डन, स्मॉल इंसिजन आर मेड। मेजर सर्जरी में बड़ा ओपनिंग के साथ मेजर सर्जरी किया जाता है तो बड़ा कट किया जाता है।
और माइनर सर्जरी में बहुत छोटा सा स्मॉल इंसिजन करते हैं। और स्कार्स पे भी बता रहा था कि मेजर सर्जरी लार्ज स्कार छोड़ जाता है आफ्टर सर्जरी, और माइनर सर्जरी बहुत माइन्यूट सा या फिर वो भी नहीं, कोई भी ऐसा स्कार नहीं छोड़ जाता है। तो ये है दोनों में डिफरेंस, इसको नोट कर लेंगे। अब देखते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग्स। अ ड्रेसिंग इज अ स्टेराइल compress applied to a wound to promote healing and protect the wound from further harm. A dressing is designed to be in direct contact with the wound as distinguished from a bandage, which is most often used in hold a dressing in place. Many modern dressings are self-adhesive. ड्रेसिंग एक स्टेराइल कंप्रेस होता है जिसको अप्लाई किया जाता है किसी भी इंजर्ड पार्ट पे ताकि फर्दर हार्म से प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये जो भी ट्रॉमा है, जो भी वुंड है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ही आता है। अगर उसके मेडिकल यूज़ देखें तो मेडिकल यूज़ में ड्रेसिंग को बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है उसके टाइप पे। टाइप, सिवियरिटी एंड पोजीशन पे डिपेंड करता है। एंड पोजीशन ऑफ द वुंड मतलब घाव किस पोजीशन पे है उस पर भी डिपेंड करता है। इसमें कुछ ड्रेसिंग्स बताएंगे। प्राइमरी है, टाइप्स है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ड्रेसिंग एंड सेकेंडरी ड्रेसिंग, दो टाइप के ड्रेसिंग्स हैं। अगर पर्पस देखें, की पर्पसेस ऑफ ड्रेसिंग पहले देख लेते हैं, उसके बाद से इसके टाइप्स देखते हैं। पहले पर्पस देखेंगे। स्टेम ब्लीडिंग to help to seal the wound, to expedite the clotting process, protection from infection, to defend the wound against germs and mechanical damage, absorb exudate, to soak up blood, plasma and other fluids exuded from the wound, containing it or them in one place and preventing maceration, ease pain। ये की पर्पसेस हैं, पर्पस है ऑफ ड्रेसिंग का, पर्पसेस ऑफ ड्रेसिंग है जो हम बता रहे हैं। अभी देख लेते हैं कहाँ है वो। स्टेम ब्लीडिंग टू हेल्प द सील द वुंड, टू expedite the clotting process, protection from infection, to defend the wound against germs and mechanical damage, absorb exudate, to soak up blood, plasma and other fluids exuded from the wound, containing it in one place and preventing maceration, ease pain, either by medicated analgesic effect, compression or simply preventing pain from further trauma, debride the wound, to remove slough and foreign objects from the wound, to expedite healing, reduce physiological stress, to obscure
a healing wound from the view of the patient and other। जैसे पहला स्टेम ब्लीडिंग से रोकने के लिए ड्रेसिंग कर देंगे तो वहाँ पर क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग कम होगा। फिर दूसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, तो इसमें फर्दर इन्फेक्शन से, फर्दर हार्म से प्रोटेक्ट करने के लिए भी करते हैं ड्रेसिंग। एब्जॉर्ब एक्सुडेट, अगर वहाँ से ब्लड आ रहा है, कोई फ्लूइड आ रहा है या प्लाज्मा आ रहा है तो उसको वहाँ पे सोक कर लेता है बैंडेज। ईज पेन मेडिकेटेड एनाल्जेसिक इफेक्ट या फिर कंप्रेस करते हैं, बैंडेज लगा के कंप्रेस करते हैं। और सिंपली प्रिवेंटिंग पेन फ्रॉम फर्दर ट्रॉमा। डिब्राइड द वुंड टू रिमूव स्लग एंड फॉरेन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वुंड टू एक्सपेंडाइट हीलिंग। ठीक है। रिड्यूस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जैसे जब तक उस पर ड्रेसिंग नहीं रहेगी तब तक पेशेंट ये सोचेगा कि हमें चोट लगी या कहीं भी लग जाएगा तो और बढ़ जाएगा। अगर ड्रेसिंग कर देंगे तो पेशेंट भी रिलैक्स हो जाएगा और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से बाहर आएगा कि हाँ अभी हमें ड्रेसिंग हो रखा है तो हमें कुछ नहीं होगा, हम ठीक हैं। इसमें अगर देखें ड्रेसिंग का एम तो हीलिंग को प्रमोट करने के लिए और वहाँ पे स्टेराइल प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, और ग्रेन्युलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं ड्रेसिंग का। रिड्यूस स्कैरिंग, हील मोर क्विकली। अब टाइप्स देखते हैं तो टाइप्स में अगर देखें तो ड्रेसिंग एक यूजुअली क्लोथ या फिर कॉबवेब्स, डंग, लीव्स एंड हनी, इसका ज़्यादा यूज़ करते थे हिस्टोरिकली। बहुत पुराने ज़माने में इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते थे ड्रेसिंग के लिए। तो ड्रेसिंग दो टाइप का है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर देखें मॉडर्न ड्रेसिंग्स के बारे में तो ड्राई इम्प्रेग्नेटेड गॉज, प्लास्टिक फिल्म, जेल्स, फोम्स, हाइड्रोकोलोइड्स, अल्जिनेट्स, हाइड्रोजेल and polysaccharides, pastes, granules and beads। प्राइमरी ड्रेसिंग एंड सेकेंडरी ड्रेसिंग में डिफरेंस देखेंगे। प्राइमरी प्लेस डायरेक्टली ऑन द वुंड, सेकेंडरी प्लेस ओवर द प्राइमरी ड्रेसिंग। दे आर मेड टू बी हाईली एब्जॉर्बेंट सो दैट they can absorb the exudates from the wound। Secondary dressing, they are made to be highly adhesive to hold the primary in the place। अब प्राइमरी ड्रेसिंग की बात करें, they are used with antimicrobial liquid or gel। Secondary dressing, they provide strength to primary dressing and support healing as soon as possible। Aim of dressing, to keep the wound clean, to support the infected part and enhance the repair, to absorb the drainage of wound and prevent it from microbial infection। अब आइडियल वुंड ड्रेसिंग की बात कर लेते हैं। आइडियल वुंड ड्रेसिंग प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम फर्दर हार्म, अलाउ गैसेज एंड फ्लूइड एक्सचेंज, should not react or cause any side effect in wound area, should be non-allergic and non-toxic, provide mechanical support and not influence movement, cost effective, easy to use। They all provide different physical environments suited to different wounds।
Absorption of exudate to regulate the moisture level surrounding the wound. For example, dry gases absorb exudate strongly. Drying the wound, hydrocolloids maintain a moist environment and film dressings to absorb exudate, gas permeability, and exchange, especially with regard to oxygen and water vapor. Maintaining the optimum temperature to encourage healing. Mechanically debriding a wound to remove slug. Pressure dressings are commonly used to treat burns and after skin grafts. They apply pressure and prevent fluids from collecting in the tissue. Dressings can also regulate the chemical environment of a wound, usually with the aim to preventing infection by the impregnation of topical antiseptic chemicals. Commonly used antiseptics include povidone iodine, boracic lint dressings, or historically castor oil. Antibiotics are also often used with dressings to prevent bacterial infection. Medical grade honey is another antiseptic option, and there is moderate evidence that honey dressings are more effective than common antiseptic and gauze for healing infected postoperative wounds. Bioelectric dressings can be effective in attacking certain antibiotic resistant bacteria and speeding up the healing process. Dressings are also often impregnated with analgesics to reduce pain. The physical features of a dressing can impact the efficacy of such topical medications. Occlusive dressings made from substance impervious to moisture such as plastic or latex can be used to increase their rate of absorption into the skin. Dressings are usually secured with adhesive tape and or a bandage. Many dressings today are produced as an island surrounded by an adhesive backing, ready for immediate application. These are known as island dressings. अब थोड़ा पैसिव प्रोडक्ट्स देख लेते हैं जो ड्रेसिंग में यूज़ किए जाते हैं. जनरली दीज प्रोडक्ट्स आर indicated for only superficial clean and dry wounds with minimal exudates. They can also be used as secondary dressing. Secondary dressing means additional dressings to secure the primary dressing in place or to absorb additional discharge from the wound. For example, gauze, lint, adhesive bandage या plaster and cotton wool. The main aim is to protect the wound from bacterial contamination. They are also used for secondary dressing. Gauze dressing is made up of woven or non-woven fibers of cotton, rayon and polyester. Gauze dressing are capable of absorbing discharge from wound but requires frequent changing. Excessive wound discharge would cause the gauze to adhere to the wound, thus causes pain when trying to remove the gauze from the wound. Bandages are made up of cotton wool, cellulose or polyamide materials. Cotton bandages can act as a secondary dressing, while compression bandages provides good compressions for venous ulcers. On the other hand, Tulle grass dressing, which is impregnated with
Paraffin oil is indicated for superficial clean wound. Interactive products. Several types of interactive products are semi-permeable film dressing, semi-permeable foam dressing, hydrogel dressing, hydrocolloid dressing, and alginate dressing. Apart from preventing bacteria contamination of the wound, they keep the wound environment moist in order to promote healing. Semi-permeable film dressing. This dressing is a transparent film made up of polyurethane. It allows the movement of water vapor, oxygen and carbon dioxide into and out of the dressing. It also plays an additional role in autolytic debridement, removal of dead tissues, which is less painful when compared to manual wound debridement inside the operating theater. It is highly elastic and flexible, thus is closely adhered to the skin. As the dressing is transparent, wound inspection is possible without removing the dressing. Due to the limited absorption capacity, such dressing is only used in superficial wounds with low amount of discharge. सेमी परमिएबल फोम ड्रेसिंग, वो फिल्म ड्रेसिंग था, अभी फोम ड्रेसिंग है. दिस ड्रेसिंग इज मेड अप ऑफ फोम विद हाइड्रोफिलिक अट्रैक्टेड टू वाटर properties and outer layer of hydrophobic repelled from water properties with adhesive borders. The hydrophobic layer protects the wound from the outside fluid contamination. Meanwhile, the inner hydrophilic layer is able to absorb moderate amount of discharge from the wound. Therefore, this type of dressing is useful for wound with high amount of discharge and for wound with granulation tissue. Secondary dressings are not required. However, it requires frequent changing and is not suitable for dry wounds. Silicone is a common material that make up the foam. The foam is able to mold according to the shape of the wound. Hydrogel dressing. पहला था सेमी परमिएबल फिल्म ड्रेसिंग, दूसरा था सेमी परमिएबल फोम ड्रेसिंग, अब है हाइड्रोजेल ड्रेसिंग. दिस ड्रेसिंग इज मेड अप ऑफ synthetic polymers such as methacrylate and polyvinyl pyrrolidine. It has high water content, thus provides moisture and cooling effect for the wound. The dressing is easy to remove from the wound without causing any damage. The dressing is also non-irritant, therefore it is used for dry necrotic wound, pressure ulcers and burn wound. It is not suitable for wounds with heavy discharge and infected wounds. Hydrocolloid dressing. This type of dressing contains two layers, inner colloid layer and outer waterproof layer. It contains gel forming agents such as carboxymethyl cellulose, gelatin and pectin. When the dressing is in contact with the wound discharge are retained in foam gel, which provides moist environment for wound healing. It protects the wound from bacterial contamination, absorbs wound discharge and digests necrotic tissues. It is mostly used as secondary dressing. However, it is not used in wound with high discharge and neuropathic ulcers. Last है alginate dressing. This type of dressing is made up of either sodium or calcium salt of alginic acid. This dressing can be absorb a high amount of discharge from a wound.
Ions present in the dressing can interact with blood to produce a film that protects the wound from bacterial contamination. However, this dressing is not suitable for dry wounds, third-degree burn wound, and deep wounds with exposed bone. It also requires secondary dressing because wound can quickly dry up with alginate dressing. एक और कैटेगरी है, कैटेगरीज और भी हैं. Category of wound dressing. There are following category of wound dressing. First one is non-adherent fabric absorptive dressing. Second है, third है onclusive dressing. Fourth है creams, ointment and solutions. First one is non-adherent fabric. They are the fine mesh gauze supplemented with wound healing ointment or some antimicrobial cream. Absorptive dressing. They are wide mesh gauze which are very absorbent but loses their effectiveness when saturated. They do not adhere on the wound to prevent disruption of wound. Used for those wounds that produces a significant amount of exudates. Occlusive dressing. They provide moisturized retention, provide mechanical protection from microbial infection. Creams, ointment and solution. In this, antimicrobial agents are used such as silver nitrite, sulfamylon, iodine containing ointment, etc. They also contain wound healing substance. Their work is to protect wound from infection and repair the wound as soon as possible. Commonly used dressings. कुछ ड्रेसिंग्स के एलिमेंट्स हैं, देखेंगे क्या क्या है. गेज, फोम, पॉलीमेरिक फिल्म, टिश्यू एडहेसिव, टूलेंस, हाइड्रोकोलवाइड्स, हाइड्रोजेल, एंटीमाइक्रोबियल ड्रेसिंग, enzymatic dressing, silicone dressing, human amniotic membrane.